हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे टीचर वैकेंसीज के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट थ्योरीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, इंपॉर्टेंट जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपके सिलेबस में जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे वन लाइनर्स के थ्रू या फिर इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू एट द लास्ट मोमेंट। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का मैक्सिमम रिवीजन यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डिमांड कर रहे थे कि मैं एक वन लाइनर का टैग वर्ड्स का वीडियो आप लोगों को दे दूं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर इनकेस कोई अभी भी मुझे पहली बार देख रहा है तो आप लोग चेकआउट करना प्लेलिस्ट को। रेलवे प्रोफेशनल एबिलिटी का प्लेलिस्ट है, जिनका एग्जाम बाद में है तो वो लोग भी रिवीजन कर सकते हैं। एटलीस्ट आप आज के लिए रिवीजन कर सकते हो। जितनी भी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज एवरीथिंग यू विल फाइंड। एंड फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो लिंक I will be giving in the description box after this video, so you can join later. चलिए शुरू करते हैं। टैग वर्ड्स समझेंगे। टैग वर्ड्स में इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपकी हैं आपके एग्जाम में, उससे जो जो बातें निकल करके सामने आई हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पे जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो साथ के साथ जितने भी पॉइंट्स मुझे याद आते रहेंगे वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी, सो दैट इट विल हेल्प यू एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोशलाइजेशन की बात करते हैं। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया होती है? आजीवन प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मानदंड, अपने मूल्यों को, अपने वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को स्टैब्लिश करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, रोल ऑफ सोशलाइजेशन अगर आपका पूछा जाए तो कन्फॉर्मिटी का रोल होता है, राइट। सोशलाइजेशन क्या है? एक व्यक्ति को हेल्प करता है, किस लिए? कन्फॉर्मिटी। तो कई बार एक वर्ड आता है कन्फॉर्मिटी, कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, यानी जो हमारे वर्च्यूज़ हैं बेसिकली, तो वर्च्यूज़ को समझने में भी सोशलाइजेशन हेल्प करता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसको कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे एमिल दुर्किम का नाम आता है। एमिल दुर्किम जो है ये इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने शिक्षा को कहा कि शिक्षा जो होता है वो मूल्यों में बहुत हेल्प करता है। तो एजुकेशन रिप्रोड्यूस सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। सो बस ये याद रखना कि एजुकेशन जो है वो वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में या फिर मूल्यों के संरक्षण में शिक्षा मदद करती है हमारी। ये किसने कहा है? एमिल ने कहा है। ठीक है, थर्ड आते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी को फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहा जाता है। वैसे तो आपका चार्ल्स पियर्स को माना जाता है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जो प्रैग्मेटिज्म के जनक हैं, प्रोपाउंडर हैं, बट जॉन डीवी का नाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके ऑप्शन में जॉन डीवी आता है या पियर्स आता है और अगर फादर पूछा गया है या प्रोपाउंडर पूछा गया है तो आप पियर्स लगाएंगे। ठीक है, चार्ल्स पियर्स हो जाएगा। अगर नहीं है तो जॉन डीवी के साथ आप जा सकते हो। जॉन डीवी की 2 किताबें हैं। पहली बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो लोकतंत्र और शिक्षा पुस्तक जो है 1916 में जॉन डीवी ने इसको लिखा। एंड अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। इन्होंने शिक्षा को क्या बोला कि शिक्षा जो है वो हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस होता है। अब ट्राइपोलर में पहला जो ध्रुव है वो स्टूडेंट है यहाँ पे, दूसरा ध्रुव कौन होता है? शिक्षक, टीचर, और तीसरा ध्रुव जो है वो हमारा सोसाइटी हो सकता है। ठीक है, तो सोसाइटी आ जाएगा। या फिर सोसाइटी के अलावा और भी वर्ड्स हमारे कई बार आते हैं, तो उसको एक बार समझ लो। सोसाइटी आ जाएगा या फिर आ जाएगा करिकुलम। ठीक है, सोसाइटी या फिर दूसरा वर्ड क्या है? करिकुलम। तो करिकुलम आ सकता है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। करिकुलम के साथ साथ आपका एनवायरनमेंट आ सकता है या फिर आपका कंटेंट आता है। तो आप जो है थर्ड वाले पोल में इन सबको कंसिडर कर सकते हैं। तो जॉन डीवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यहाँ पे ट्राइपोलर प्रोसेस इन्होंने कहा शिक्षा को, डेमोक्रेसी एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये याद रखना, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन भी इनकी किताब इन्होंने लिखी। तो इनका काफ़ी सारा काम रहा है। उसके बाद एरिस्टोटल की एक कोटेशन याद रखनी है। एरिस्टोटल का कोटेशन क्या है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो मैन है वो सोशल एनिमल है। इसके अलावा ये इन्होंने पॉलिटिकल की भी बात की है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल या फिर मोस्टली यहाँ पे पॉलिटिकल आता है, ठीक है,
तो मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा है? एरिस्टोटल ने कहा है। और यहाँ पे बॉडी एंड माइंड पे इन्होंने फोकस किया, ठीक है। आइडियलिज्म के प्रवर्तक हैं जो कि मन, आत्मा और हमारे जो आदर्श हैं उनकी बात करते हैं, या फिर हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि मनुष्य कैसा प्राणी होता है, एक पॉलिटिकल प्राणी है या एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रूसो जो हैं उनको माना जाता है फादर ऑफ नेचुरलिज्म। बुक का नाम है एमिल, ठीक है। तो एमिल पुस्तक है किसकी? रूसो की, जिसमें 5 भागों का जिक्र इन्होंने किया था, जो कि हमारे शैशवावस्था, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से वयस्कावस्था तक जाते हैं, और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। तो एमिल पुस्तक रूसो की है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर भी कौन है? प्रकृतिवाद के समर्थक रहे हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई प्रकृतिवाद में जो सच्चा शिक्षक है वो प्रकृति होता है। बच्चा जो भी सीखता है वो अपने सेल्फ उससे सीखेगा, सेल्फ डिसिप्लिन से सीखेगा, नेचर में रह के सीखेगा, ठीक है। फिर जॉन डीवी का एक कोट आता है आपके पेपर में कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग। इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपका पूछा जाए कि एजुकेशन जो है उसको मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी शिक्षा को लघु रूप, समाज का लघु रूप किसने बोला? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने बोला कि समाज का लघु रूप क्या है? शिक्षा है, ठीक है। ये भी जॉन डीवी बोलते हैं। और जॉन डीवी ने बोला कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा क्या है? लाइफ है। तो मैं बस कीवर्ड्स लिख रही हूँ यहाँ पे। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन जो है वो मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, लघु रूप होता है समाज का। और शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसकी बात भी जॉन डीवी ने की है। इसके अलावा जॉन वॉटसन आते हैं। जॉन वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म माना जाता है। जॉन वॉटसन का एक फेमस कोटेशन है कि गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई विल मेक देम एनी। तो इनका जॉन डीवी जो व्यवहारवादी माने गए, 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की, और ये कहते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा। तो बेसिकली व्यवहारवादी जो थे, इसके जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो व्यवहार को ये लोग कैसा मानते हैं? एक्सटर्नल मानते हैं। ये लोग इंटरनल प्रोसेस की बात नहीं करते थे। ये लोग ये नहीं कहते थे कि हमारा मानसिक प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। ये कहते थे कि व्यवहार को आप प्रेक्षण कर सकते हैं, व्यवहार को माप सकते हैं, व्यवहार हमारा एक्सटर्नल होता है, और हमारे एनवायरनमेंट का रोल सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहेवियरिज्म में पाया जाता है, ठीक है। सो ये हो गई बेसिक सारी बातें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टर्म्स पे। देखो अगला टर्म आता है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का क्या आपका पूछा जा सकता है? आपका ये बेसिकली इनका एक कोटेशन है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का प्रकटीकरण है। तो किसने कहा है ये? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन, ठीक है। स्वामी विवेकानंद याद रखना है। फिर पोलो फ्रेरे एक आते हैं। पोलो फ्रेरे का नाम याद रखना है। इनकी किताब है, इन्होंने बैंकिंग कॉन्सेप्ट दिया शिक्षा का। तो पहला बैंकिंग अवधारणा शिक्षा की किसने दी? पोलो फ्रेरे ने। इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ बैंक, जहाँ पे टीचर जो होता है वो अपने ज्ञान को ट्रांसफर करता है स्टूडेंट में। तो बैंकिंग एजुकेशन इसको कहा गया, पोलो फ्रेरे। और पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ड बुक का नाम है, ये याद रखना, पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ड, यानी शोषितों की शिक्षा के लेखक भी कौन है? पोलो फ्रेरे हैं। ये बेसिकली लिबरेशन की बात करते हैं, ये स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात करते हैं। और पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ड बुक इज रिटन बाय पोलो फ्रेरे। फिर आता है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा कि एजुकेशन मस्ट बी होलिस्टिक इन हार्मनी विद नेचर। तो एक चीज याद रखना कि विश्व भारती फाउंड किया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरलिज्म के प्रवर्तक हैं, और ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है उसको होलिस्टिक होना चाहिए और नेचर से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा शांति निकेतन की स्थापना की, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है। फिर इवान इलिच का नाम आता है। इवान इलिच की बुक का नाम है डी स्कूलिंग सोसाइटी। क्या नाम है? डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग सोसाइटी में इवान इलिच ने यही बोला कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो परपेचुएट करता है इनइक्वालिटी को। डी स्कूलिंग सोसाइटी में इन्होंने कहा कि शिक्षा कहीं ना कहीं एक माध्यम का काम करती है जो हमारे सोसाइटी में जो पहले से असमानता है उसको बढ़ावा देती है। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है यहाँ पे? इवान इलिच।
तो ये बेसिक बात याद रखना। और इवान इलिच ने डी स्कूलिंग सोसाइटी की जब बात की थी तो इन्होंने हिडन करिकुलम की भी बात की थी। आपने पढ़ा होगा हिडन करिकुलम, तो जो छुपा हुआ पाठ्यक्रम है इसकी बात भी इवान इलिच करते हैं और इसके जनक माने जाते हैं हिडन करिकुलम के। हिडन करिकुलम कैसा करिकुलम है जो हमें अपने वेज, हमारे वैल्यूज़ और हमारे ऐसे मूल्य मानदंडों को सिखाते हैं जो कि लिखा नहीं गया है, जो इनफॉर्मल है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हिडन करिकुलम के जनक भी इनको माना जाता है। डी स्कूलिंग सोसाइटी भी इन्होंने लिखी है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर का नाम याद रखना। इनकी एक डेफिनेशन है कि शिक्षा जीवन का प्रशिक्षण है। शिक्षा को सामाजिक प्रगति और विज्ञान से इन्होंने जोड़ा। तो हर्बर्ट स्पेंसर का है कि एजुकेशन इज द अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइफ, यानी शिक्षा जीवन का प्रशिक्षण है। ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एरिस्टोटल ने कहा कि एजुकेशन जो है वो साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही शिक्षा है। तो अगर आपका इस तरह से कोई भी कोटेशन हो सकता है थोड़ा अलग होकर के कोई कोटेशन आ जाए, तो अगर ये पूछा जाए कि भाई साउंड माइंड और बॉडी की बात कौन करते हैं, आत्मा या हमारे शरीर की बात कौन करते हैं, शिक्षा का महत्व आत्मा और शरीर से जोड़ करके किसने बोला? तो एरिस्टोटल ने बोला, अरस्तु है। इसके अलावा अरस्तु को फादर किसका माना जाता है? यहाँ पे फादर ऑफ रियलिज्म का जनक भी इनको माना जाता है। तो फादर ऑफ रियलिज्म अरस्तु हो गए। अरस्तु ने कहा कि साउंड माइंड साउंड बॉडी होती है। अरस्तु को आगमन निगमन विधि का जनक भी माना जाता है। आगमन और निगमन विधि जो है वो इन्हीं की फिलॉसफी से निकल के आया है, तो मोस्टली इनको ही माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा फैमिली की बात करते हैं। फैमिली आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एजेंट या फिर प्राइमरी एजेंट क्या है? तो फर्स्ट एजेंट फैमिली है। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं? कैसा सोशलाइजेशन एजेंसी है? प्राइमरी, प्राथमिक एजेंसी है, एक्टिव एजेंसी है, जहाँ बच्चा सबसे पहले किससे प्रभावित हो रहा है? अपनी मदर से। तो सबसे पहले माँ के उसमें आता है, माँ के अराउंड होता है और माँ इस यहाँ पे मेन एजेंट होती है फैमिली में। और फैमिली जो है वो अपने आप में फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। फिर उसके बाद कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बॉर्ड्यू ने दिया। तो बॉर्ड्यू का ये आपका सोशियोलॉजी के अंदर आपका पूछा जाता है। बॉर्ड्यू का कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल में इन्होंने बोला कि जो स्कूल्स होते हैं वो डोमिनेंट क्लास को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देते हैं। डोमिनेंट क्लास के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा प्रक्रिया होती है और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे समाज में जो हायरार्की है, जो असमानता है, वो बनी रहती है। तो सिंपल इन्होंने कहा कि विद्यालय जो है वो प्रभुत्वशाली वर्ग को कई बारी क्या करता है, उनको हो सकता है उनको फोकस करे या उनके अराउंड ही शिक्षा की प्रक्रिया होती है और जिससे कि असमानता बढ़ती है। तो कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया बॉर्ड्यू ने। ठीक है, इसके अलावा हिडन करिकुलम वी हैव डन। एक नल करिकुलम होता है और एक हिडन करिकुलम होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? हिडन करिकुलम ऐसा है जो लिखा नहीं है, जो अनरिटन है, अनइंटेंडेड याद रखना। ठीक है, अनरिटन हो गया, या फिर इनफॉर्मल होता है। ठीक है, इनफॉर्मल आपसे पूछ लेगा, या अनइंटेंडेड मतलब ऐसा करिकुलम जिसको आपने सोचा नहीं है, जो लिखा नहीं है, जैसे ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सब हमारा हिडन करिकुलम है। एक करिकुलम होता है जिसको कहते हैं जीरो करिकुलम, जीरो या फिर जिसको हम नल करिकुलम कहते हैं। तो नल करिकुलम ऐसा करिकुलम है जिसको पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, जिसको पढ़ाया नहीं जाता है या जिसको जानबूझ के क्या कर दिया जाता है? नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसको छोड़ दिया जाता है, जिसको फोकस नहीं किया जाता है, वो नल करिकुलम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अरबिंदो के बारे में। तो अरबिंदो का एक क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रल एजुकेशन की बात किसने की है, संपूर्ण शिक्षा की बात किसने की है? तो याद रखना अरबिंदो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल एजुकेशन कौन करते हैं इसकी बात? अरबिंदो। तो इन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा जो है वो छात्र के संपूर्ण परिवर्तन पर बल देना चाहिए। मतलब शिक्षा को छात्र के संपूर्ण जीवन पे बल देना चाहिए, इसी को इंटीग्रल एजुकेशन कहा गया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन वाज गिवन बाय अरबिंदो। फिर स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन आता है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन, यानी शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता का प्रकटीकरण है। यानी कि ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस इसको कर चुके हैं
ठीक है। तो टैगोर का आगे चलते, टैगोर ने नेचर पे फोकस किया, क्रिएटिविटी, शांति निकेतन की स्थापना की, और गीतांजलि इनकी बुक का नाम याद रखना है। टैगोर की बुक क्या है? गीतांजलि, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके अलावा एरिस्टोटल, इन्होंने कहा कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, सोशल भी इन्होंने कहा है, पॉलिटिकल भी इन्होंने कहा है, जैसे मैंने बोला पॉलिटिकल सोशल कुछ भी आ सकता है। रियलिज्म के प्रवर्तक हैं ये, और पॉलिटिक्स और एथिक्स पे फोकस करते हैं। प्लेटो जो है ग्रीक फिलोसोफर थे, और इनकी एक बुक का नाम है द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक बुक वॉज रिटन बाय प्लेटो, ठीक है। और गीजूबाई बधेका का नाम आता है। गीजूबाई बधेका कौन है? गीजूबाई बधेका जिन्होंने दिवा स्वप्न लिखी 1932 में। तो दिवा स्वप्न किसकी किताब है? गीजूबाई बधेका की। ये बेसिकली बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, क्रिएटिविटी को, स्टोरी टेलिंग को। तो चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी, प्ले पे फोकस इन्होंने किया। इन्होंने काफी ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड के ऊपर काम किया है, और दिवा स्वप्न इनकी किताब का नाम है, ठीक है। फिर आता है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी हिंद स्वराज याद रखना है, हिंद स्वराज इनकी बुक का नाम है। तो हिंद स्वराज बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी क्या है? गांधी की एक पुस्तक है। और बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम, बेसिक एजुकेशन की बात किसने की? गांधी ने। तो 1937 में जो वर्धा स्कीम आई, इसको हम डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति भी कहते हैं। तो वर्धा स्कीम में गांधी ने नई तालीम की बात की है, और इसको नई तालीम भी बोलते हैं, और इसको हम वर्धा स्कीम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई थी कि हम किस तरह से शिक्षा को प्रमोट करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो ये गांधी का इम्पॉर्टेंट है। बुक का नाम याद रखना, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी ये दो ऐसी बुक है जो काफ़ी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस भी मनाया गया। और इंडियन फिलॉसफी जो है इनकी बुक का नाम है, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी जो है वो इनकी बुक का नाम है। और जो आपका 1948 की जो कमीशन आया था, 1948 के जो अध्यक्ष थे, 1948 जो आपका आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको राधा कृष्णन भी बोलते हैं, तो उसके ये अध्यक्ष थे। और ये बेसिकली इनकी बुक का नाम है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन किसकी बुक है? राधा कृष्णन की है, ठीक है। इसमें इन्होंने बेसिकली इंडियन जो ऋग्वेद से लेकर के जो फिलॉसफी है उसके बारे में इन्होंने पूरा इसमें बात की है। तो इंडियन फिलॉसफी और राधा कृष्णन कमीशन के अध्यक्ष भी हैं ये, 1948 में जो आया था। फिर बात करते हैं फ्रॉबेल के बारे में। फ्रॉबेल को माना जाता है किंडरगार्टन के फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड, जिसमें चिल्ड्रन को इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो प्लांट की तरह होते हैं और टीचर एक गार्डनर है। तो माली की भूमिका इन्होंने कहा कि टीचर एक माली है, बच्चे जो है वो पौधे होते हैं, और प्ले एक्टिविटी, प्लेवे की बातें करते हैं। तो देखो प्लेवे मेथड के जो जनक है वो तो आप हेनरी कॉडवेल कुक को माना जाता है, ठीक है। अगर प्लेवे मेथड आएगा तो प्लेवे मेथड अगर ऑप्शन में आपका कुक दिया है तो यू विल गो विद ऑप्शन कुक, कॉडवेल कुक के साथ। अदरवाइज किंडरगार्टन में फ्रॉबेल का काम है, और प्ले की बात भी इन्होंने की है। अब देखो फ्रॉबेल के बारे में इन्होंने कहा कि ब्रेन जो होता है वो हमारा 0 से 3 साल में डेवलप हो जाता है। सिंपल इन्होंने कहा खेल आधारित विधि की बात करते हैं। फिर आती है मारिया मोंटेसरी। तो इटली की थी मारिया मोंटेसरी, जिसके नाम पे मोंटेसरी पद्धति आया, और ये बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करती हैं। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या फिर हमारे सेंसेस की बात ये करती हैं कि हम अपने इंद्रियों से, एक बच्चा अपनी इंद्रियों से अनुभव लेकर के सीखता है। तो मोंटेसरी मेथड की जनक हैं। और मोंटेसरी मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी डिजेबल है, जीनियस है, गिफ्टेड है, इन बच्चों पे फोकस यहाँ पे किया गया, और बच्चे स्वय गति से सीखेंगे, अनुभव तरीके से सीखेंगे, ये सब मोंटेसरी में बात की गई थी। अब बात करते हैं मोंटेसरी स्कूल भी इन्होंने स्थापित किया। तो ये हो गया सेंसेस से सीख रहे हैं, बेसिकली मोंटेसरी पद्धति है, अपने सेंसेस से अनुभव लेकर के बच्चे फ्री तरीके से सीखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम थ्योरीज जो आपका इंटेलिजेंस में पूछा जाता है। तो इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो आपकी आ सकती हैं, याद फटाफट से देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद अर्लियर डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज, बट वी विल डिस्कस अगेन बिकॉज इंपॉर्टेंट है एंड जस्ट फॉर रिविजन पर्पस इसको फटाफट देखते हैं। देखो यूनिफैक्टर थ्योरी जो है, अल्फ्रेड बिने की यूनिफैक्टर थ्योरी आई। यूनिफैक्टर थ्योरी में इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस क्या है, सिंगल है, यूनिटरी है।
बुद्धिमत्ता एक होती है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं, वही बुद्धि है। तो बुद्धि को एकल माना इन्होंने। फिर दूसरा है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी के जनक है चार्ल्स स्पीयरमैन। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इग्नोर करना, पीछे से आपको आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो देखो, चार्ल्स स्पीयरमैन जो है, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस हमारे दो कारकों से मिलकर बना है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। हमारी सामान्य क्षमता, यानी जिस तरह के हम सामान्य काम करते हैं, जैसे सोचना, विचारना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये सब हमारी सामान्य क्षमता है, राइट। लेकिन जो स्पेसिफिक है, जो हर व्यक्ति में अलग हो सकती है ना, तो जो स्पेसिफिक है, जैसे डांस करने का कौशल, गाना गाने का कौशल, स्विमिंग का कौशल हो सकता है, आकृतियों की समझ हो सकती है, तो हमारी विशिष्ट क्षमता की बात इन्होंने की। तो स्पीयरमैन का क्या है, टू फैक्टर थ्योरी है, नाम याद रख लो और टू फैक्टर याद रख लो। फिर उसके बाद बहुकारक आया, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी। अच्छा, एक आप लोगों का काफी डाउट था कि मल्टी फैक्टर थ्योरी और यहाँ पर जो आपका, आई थिंक आई हैव एडेड, एक मिनट, हाँ यहां पे लिखा हुआ है, देखो मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, अगर ये दोनों आएगा तो याद रखना कि मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दिया। इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि नाम बहुत सिमिलर है, गलत हो, मतलब आप हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। मल्टी फैक्टर मतलब थॉर्नडाइक का है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी में बेसिकली इन्होंने कहा कि हमारे अलग अलग इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं हमारे इंटेलिजेंस में। जैसे इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पहला, सोशल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की, और इन्होंने प्रैक्टिकल या मैकेनिकल इंटेलिजेंस की बात की है। प्रैक्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट, सोशल और मैकेनिकल भी बोल सकते हैं। तो ये मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। ग्रुप फैक्टर की बात करें, समूह कारक, तो समूह कारक थर्स्टन ने दिया है, लुई थर्स्टन ने 1938 में इन्होंने दिया। थॉर्नडाइक ने 1920 के अराउंड दिया था, इन्होंने 38 में दिया। अब ये कहते हैं, हम इन्होंने बात की है इसके अंदर ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कि हमारी ना 7 प्रधान क्षमताएं होती हैं, यानी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हमारी होती है। जैसे 7 प्रमुख क्षमताएं क्या है, वर्बल क्षमता, नंबर को लेकर के हम कितना सक्षम है, हम कितना नंबर को समझ पा रहे हैं। हमारी स्पेशल यानी आकृति की समझ कितनी है, स्पेशल इंटेलिजेंस हमारा कैसा है। फिर मेमोरी कैसी है, रीजनिंग, वर्ड कैसा है, वर्ड फ्लुएंसी हमारी कैसी है, हम किसी चीज को कैसे परसेप्शन कर रहे हैं, यानी परसेप्चुअल स्पीड क्या है, किसी चीज को कैसे हम प्रत्यक्ष रूप से धारण कर रहे हैं। तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यानी इसको हम PMA भी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, और इसी को ग्रुप फैक्टर कहा जाता है। 7 प्रधान कारकों की बात की है। थॉर्नडाइक का क्या है, थॉर्नडाइक का यहाँ पे मल्टी फैक्टर है, और ग्रुप फैक्टर किसका है, थर्स्टन का। फिर आपका 3D, दो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या फिर 3D मॉडल JP गिलफर्ड ने दिया, और गिलफर्ड को फादर ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्रिएटिविटी के जनक भी किसको माना जाता है, गिलफर्ड को। तो क्रिएटिविटी या फिर अगर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो दोनों के जनक कौन है, गिलफर्ड है। क्रिएटिविटी के भी है और डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्होंने दिया। और इन्होंने 3D मॉडल दिया बुद्धि का, कि बुद्धि हमारा 3D मॉडल की तरह होता है, जिसके अंदर हमारे 3 डायमेंशन होते हैं, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। 180 टोटल है, पहले 120 है, फिर 150 इन्होंने दिया, और अब वर्तमान में 180 है इनकी संख्या। तो 3 हमारे डायमेंशन होते हैं, हमारी प्रक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया है इसके ऊपर काफी डिटेल में भी। तो यू कैन वॉच अदर वीडियोज इफ यू वांट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स कि ये है क्या। अभी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द बेसिक थिंग्स। फिर देखो, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रेमंड कैटल ने 1963 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, जो आप रीजनिंग कैसे कर रहे हो, जिसको तरल कहते हैं, राइट। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर पा रहे हैं किसी भी नई सिचुएशन में। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है, जो हम कल्चरल वोकैबुलरी है जो हम एक्वायर करते हैं। तो 2 तरह की है। फ्लूइड जो है आपकी हेरिडिटी, जेनेटिक होती है, ये आपके जीन्स पे आधारित होती है, जो आप जन्म से लेकर के आए हैं जिन क्षमताओं को। और क्रिस्टलाइज्ड क्या है, जो हम अपने एनवायरनमेंट में एक्वायर करते हैं। तो रेमंड कैटल का है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी, हावर्ड गार्डनर, इंपॉर्टेंट है। फ्रेम्स ऑफ माइंड इन्होंने किताब लिखी
1983 में इनकी किताब आई थी जिसका नाम क्या था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इसके अंदर इन्होंने बुद्धि के 7, पहले इन्होंने 7 प्रकार दिया, फिर 8वां दिया, और अभी वर्तमान में 9 प्रकार इन्होंने दिए हैं। और लिंग्विस्टिक, भाषाई हो गया, लॉजिकल मैथमेटिक हो गया, बॉडी काइनेस्थेटिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इंटर और इंट्रा काफ़ी पूछा जाता है। तो इंटरपर्सनल क्या है, जब हम अदर्स को समझ रहे हैं, हम दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, अदर्स को समझना, जानना, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, कोई काउंसलर हो सकता है, उसके अंदर ये बुद्धि होती है। इंट्रापर्सनल क्या है, अपना ओन सेल्फ को समझना, हम जब खुद के ऊपर विचार कर पा रहे हैं, जैसे एक फिलोसोफर है, एक दार्शनिक हो सकता है कोई, वो उसके अंदर कैसे बुद्धि होगी, इंट्रापर्सनल होगी। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इंट्रा मतलब आपका सेल्फ हो गया और इंटरपर्सनल आपका अदर्स हो गया। तो ये 9 प्रकार की बुद्धि गार्डनर ने दिया। इनकी बुक का नाम क्या है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये याद रखना है। और इन्होंने कहा कि अनेक जो बुद्धि में हमारी क्या होती है, क्षमताएं होती है। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो एक नहीं है। इन्होंने बिने की थ्योरी को क्या क्या क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो एग्रीगेट होता है हमारी बहुत सारी क्षमताओं का। ठीक है, ये कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि एक नहीं है, बुद्धि अलग अलग क्षमताओं का समुच्चय है। फिर ट्रायर्किक थ्योरी किसने दिया, रॉबर्ट स्टैनबर्ग। तो इसको हम त्रितंत्र सिद्धांत भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रितंत्र। तो त्रितंत्र या ट्रायर्किक थ्योरी, जिसमें इन्होंने 3 पार्ट बताए इंटेलिजेंस के। एक होता है एनालिटिकल, आप कितना विश्लेषण कर पा रहे हैं किसी चीज को, किसी समस्या को तोड़कर सोचना समझना एनालिटिकल है। क्रिएटिव में आप कितना नया कर पा रहे हैं कोई चीज को। प्रैक्टिकल में आप कैसे उसको उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस मतलब समस्या को तोड़ करके विचार करना, समस्या पे आप डिफरेंट पहलुओं को सोच पा रहे हैं, एनालिसिस है। क्रिएटिव में नया कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में उपयोग कर रहे हैं। तो एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल 3 पार्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टैनबर्ग। ट्रायर्किक थ्योरीज को कहते हैं और बुद्धिमत्ता के 3 घटकों का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, सिंपल है, ट्रायर्किक थ्योरी हो गया। 3 पार्ट इन्होंने भी दिया है और 3 पार्ट यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो 3 पार्ट यहाँ पे थॉर्नडाइक ने भी दिया है ना, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल और मैकेनिकल। तो ये याद रखना है कि थॉर्नडाइक का कौन सा है और स्टैनबर्ग का कौन सा है। फिर देखो पास थ्योरी है, जो कि आपका दास या फिर काफी लोग थे इसमें, नेग्लिरी है, दास है, तो डॉक्टर दास कई बार आता है। पास थ्योरी दिया, इंटेलिजेंस की थ्योरी है, बस ये याद रख लो कि पास थ्योरी किससे संबंधित है, तो इंटेलिजेंस की थ्योरी है। इन्होंने कहा कि भाई जो बुद्धिमत्ता है वो हमारी योजना, हमारे ध्यान और हमारे सक्सेसिव प्रोसेसिंग का पार्ट है। यानी जो भी बुद्धि होती है वो हम प्लानिंग, अटेंशन या जो सक्सेसिव यानी प्रोग्रेसिव तरीके से हम यहाँ पे जो भी चीजें सीख रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वही हमारा इंटेलिजेंस है। तो इन्होंने इसकी बात की है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में, साइकोलॉजी का जो आपका बेसिकली हिस्ट्री रहा है। तो मैं बहुत बेसिक हिस्ट्री डिस्कस करूंगी, ऐसे इतना आएगा नहीं, लेकिन मे भी अगर आ जाए तो आपको बस ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले जो साइकोलॉजी है, सोल का विज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान किसने बोला, बस ये याद रखना कि किसने क्या बोला है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को कहा कि साइकोलॉजी क्या है, हमारी आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, आत्मा, सोल की बात कौन करते हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो करते हैं, जो एंशिएंट ग्रीक लोग आए उन्होंने कहा। ठीक है, फिर उसके बाद कांट और अदर लोग आए 17 से 18 सेंचुरी में, इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, मन का विज्ञान है। तो सोल से साइकोलॉजी कैसा हो गया, मन पे फोकस हो गया, यानी जो हमारे मेंटल माइंड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर विलियम वुंट आए जिन्होंने फर्स्ट क्या इस्टेब्लिश किया था, अपनी लैब इस्टेब्लिश की थी लिप्जिंग जर्मनी में। तो जर्मनी में इन्होंने लिप्जिंग, याद रखना, लिप्जिंग जर्मनी में इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी स्थापित की और पहली बार इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है एक्सपेरिमेंट किया साइकोलॉजी में। तो इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। 1879 में पहली लेबोरेटरी स्थापित की, प्रयोगशाला स्थापित की, और इन्होंने कहा कि जो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी जो हम चेतना, जो हम एक्टिव हैं, उसकी बात इन्होंने की कि वही साइकोलॉजी होता है। फिर उसके बाद मेंटल प्रोसेसेस की बात विलियम जेम्स ने कहा। विलियम जेम्स को फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, फंक्शनलिज्म फादर, प्रकार्यवाद के जनक कौन है, विलियम जेम्स है। ठीक है, फिर वॉटसन, बिहेवियरिज्म, व्यवहार का विज्ञान इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि जो व्यवहार है वो कैसा होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, जिसको आप माप सकते हो। फिर वुडवर्थ की डेफिनेशन याद रखनी है। वुडवर्थ ने सारी हिस्ट्री को कंक्लूड किया और एक डेफिनेशन दी कि
इंटेलिजेंस जो साइकोलॉजी है उसने पहले अपना सोल को लॉस्ट किया, फिर उसने माइंड को लॉस्ट किया, फिर उसने कॉन्शियसनेस को लॉस्ट किया, एंड देन अभी वो अपने व्यवहार को लेकर के है। तो ये किसने कहा, ये किसकी डेफिनेशन है, ये ऐसे आ जाएगा। तो वुडवर्थ ने कहा कि अभी जो साइकोलॉजी है वो किसका विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं थोड़े से हम इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। यहाँ पे आपका टाइप पूछ लेगा कौन सा किस में आता है। तो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इंटेलिजेंस में अलग अलग आपकी कैटेगरी है टेस्ट की। ठीक है, तो अगर हम एक व्यक्ति पे कर रहे हैं, वर्बल कर रहे हैं, वर्बल उनके लिए किया गया था जो क्या थे, लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़ लिख सकते थे। तो वर्बल में इंडिविजुअल टेस्ट में सबसे पहला आता है बिने साइमन टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था ये। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात अगर हम करें कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। और एक चीज और याद रखना कि इनको बिने जो है इनको माना जाता है मॉडर्न टेस्ट के जनक। तो जो मॉडर्न टेस्ट है फर्स्ट ऐसे आ जाएगा कि आईक्यू में या फिर इंटेलिजेंस में मॉडर्न टेस्ट का स्टार्टिंग किसने किया था या किसने मॉडर्न टेस्ट को शुरू किया था, आधुनिक टेस्ट को, अल्फ्रेड बिने है। ठीक है, तो बिने है यूनिफैक्टर थ्योरी, फ्रांस 1905 में इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया, प्रथम बुद्धि परीक्षण है। दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया, टर्मन ने 1916 में। और टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला भी दिया था। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, फॉर्मूले की बात टर्मन ने की। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट इन्होंने दिया। उसके बाद वेशलर का अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो वेशलर ने बनाया, बच्चों पे भी बनाया था, अडल्ट पे भी बनाया था इन्होंने। तो वेशलर का जो टेस्ट है ये भी आपका किस में आता है, इंडिविजुअल वर्बल में। तो ये तीनों टेस्ट किस में है, इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति पे किया जाता है, और वर्बल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल में नॉन वर्बल। अब ये उनके लिए स्टार्ट किया गया था जो पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे, या जिनको ज्यादा वर्बल जिनको नहीं समझ में आ रहा था, तो उनके लिए ये टेस्ट बनाए गए। ठीक है, इसमें से सबसे पहला क्या है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट ऐसे आ जाएगा कि किस में आता है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, वर्बल है या नॉन वर्बल है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल में नॉन वर्बल टेस्ट है। इसको कल्चर फेयर टेस्ट भी कहते हैं। कल्चर फेयर टेस्ट किसका है, रेवन का है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोह का ब्लॉक डिजाइन, ये कोह के द्वारा किया गया था ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ये एक तरह का क्या है, परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो ये आपका परफॉर्मेंस के अंदर भी आता है। ठीक है, हम प्रदर्शन की बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये नॉन वर्बल है, इंडिविजुअल है, परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद ड्रॉ ए मिन टेस्ट भी आपका कैसा है, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मापने के लिए स्टार्ट किया गया। फिर सैंग्विन का फॉर्म बोर्ड टेस्ट जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था, ये भी आपका परफॉर्मेंस में आता है। फिर अलेक्जेंडर का पास अलोंग, ये भी क्या है, इंडिविजुअल नॉन वर्बल। एंड भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ये सीएम भाटिया 1944 इंडिया में स्टार्ट किया गया था इस टेस्ट को। कई बार ये आ चुका है पेपर में। तो भाटिया बैटरी परीक्षण कौन सा परीक्षण है, इंडिविजुअल नॉन वर्बल। ठीक है, ये बस नाम याद रख लो कि किसमें कौन से टेस्ट आएंगे। फिर चलते हैं आगे, अब आते हैं ग्रुप में वर्बल। अब वर्बल तो है लेकिन इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप में किया जाने वाला टेस्ट है। पहला क्या है, आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा जो वर्ल्ड वॉर के दौरान जो आर्मी जो वहां पे सैनिक थे उनके लिए स्टार्ट किया गया था, और वो वाले लोग थे यहाँ पे जो लिटरेट थे। तो आर्मी अल्फा टेस्ट एक तरह का कैसा टेस्ट है, ग्रुप में वर्बल टेस्ट है। फिर ओटिस का टेस्ट आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर टर्मन का है, टर्मन का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये जलोटा वाला याद रख लो और फर्स्ट वाला याद रख लो। तो आर्मी अल्फा ग्रुप वर्बल है, और जलोटा टेस्ट भी क्या है जो इंडिया में स्टार्ट किया गया था, ये भी ग्रुप वर्बल टेस्ट है। ठीक है, फिर आते हैं हम आर्मी बीटा। देखो अभी हम आर्मी अल्फा कर रहे थे, आर्मी अल्फा तो आपका कैसा है, ग्रुप में वर्बल है। लेकिन अगर हम ग्रुप में नॉन वर्बल की बात करें, जो ऐसे सैनिकों के लिए स्टार्ट किया गया जो इलिटरेट थे या फिर जो नॉन इंग्लिश स्पीकर थे, जिनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, उनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट आया। तो बीटा कैसा टेस्ट है, ग्रुप में नॉन वर्बल है। ठीक है, ये याद रखना। फिर रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो है, जो कल्चर फेयर आपका टेस्ट था, वो आपका ग्रुप में नॉन वर्बल है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कैटल का है, कैटल का टेस्ट जो है कल्चर फेयर, ये भी ग्रुप नॉन वर्बल है। ठीक है, तो ये मैंने एक टेबल अगेन यहाँ पे ऐड कर दिया है, यू कैन रीड इट लेटर। वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। जैसे अभी हमने कल्चर फेयर वाला टेस्ट किया, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए।
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिविजुअल जो कल्चर फेयर है कैटल का टेस्ट, ये आपका इंडिविजुअल भी है ग्रुप भी है, लेकिन ये नॉन वर्बल होता है, ठीक है। और ये भी आप देखेंगे रेवन का जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है, ये भी कल्चर फेयर टेस्ट था, ये भी कैसा है, इंडिविजुअल ग्रुप दोनों है, ये भी इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों है, तो ये याद रखना है। लेकिन ये दोनों क्या है, गैर मौखिक है, नॉन वर्बल है। तो बस एक बार ऐसे गो थ्रू इससे आप कर सकते हो बाद में, वी हैव डन दिस। अब बात करेंगे थोड़ा सा करिकुलम के बारे में, इसमें जो जो चीजें हैं वो फटाफट से डिस्कस करूंगी, देन वी विल एंड दिस सेशन। करिकुलम में बेसिकली याद रखना कहाँ से आया है, करिकुलम वर्ड आपका लैटिन भाषा है ना, लैटिन वर्ड के क्यूरे से आया है। क्यूरे वर्ड आपको याद रखना है, क्यूरे का मतलब होता है रनिंग कोर्स, या फिर लिखूंगी नहीं बस बता दे रही हूं ऐसी, ठीक है। करिकुलम बेसिकली आपका क्या है, ओवरऑल एक्सपीरियंसेस की जब हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण अनुभव, हमारे विद्यालय में जो भी हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, टोटल एक्सपीरियंसेस करिकुलम है, क्यूरे वर्ड से आया है। और करिकुलम के टाइप यहाँ पे मैंने ऐड किया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होता है, जो फॉर्मल होता है, जो लिखा हुआ है, ठीक है, औपचारिक पाठ्यक्रम जो भी होता है। इसके अंदर एक चीज और आता है, एक्सप्लिसिट करिकुलम आ जाएगा जो ऑफिशियल होता है, ठीक है, जो लिखा हुआ है, जो फॉर्मल है। यहाँ पे आपका कोर करिकुलम भी आता है, तो एक्सप्लिसिट या फिर कोर करिकुलम याद रखना, या फॉर्मल करिकुलम याद रखना। इम्प्लिसिट ऐसा है जो अस्पष्ट है, अप्रत्यक्ष है, जो लिखा नहीं है, जो हम इनडायरेक्टली सीखते हैं। इसके अंदर आपका दो करिकुलम आते हैं, हिडन और नल करिकुलम। हिडन करिकुलम मतलब जो हम वैल्यू वगैरह सीख रहे हैं, नल करिकुलम ऐसा करिकुलम है जिसको क्या करते हैं, बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम जीरो भी कहते हैं। नल करिकुलम ऐसा करिकुलम है जिसको टीचर नहीं पढ़ाते हैं, या जिसको नहीं पढ़ाया जाता, या जिसको अनइंटेंशनली या इंटेंशनली उसको हटा दिया जाता है, फोकस नहीं किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड नल करिकुलम। तो ये दोनों करिकुलम जो आप देख रहे हो, ये इम्प्लिसिट है, जो ये आपके बेसिकली इनडायरेक्ट है, या फिर इनको हम और क्या कह सकते हैं, ये आपके अनरिटन है, ठीक है, लिखे नहीं गए, इनको लिखा नहीं जाता, या फिर अनरिटन हो गया, या अनइंटेंडेड है, ठीक है, अनइंटेंडेड, अनरिटन, इनडायरेक्ट, इनफॉर्मल, ये सब हो गया। फिर आपका हिडन करिकुलम है, जैसे सोशल कल्चरल, हम जो चीजें सीख रहे हैं, संस्कृति समझ रहे हैं, ये भी आपका इम्प्लिसिट है, राइट। हम सोशल नॉर्म्स को सीखते हैं, वैल्यूज को सीखते हैं, वो आपका हिडन है। नल करिकुलम मैंने बता दिया, ऐसा कंटेंट जिसको इंटेंशनली एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जानबूझ के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता या हटा दिया जाता है। जैसे कि मान लो कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया। अभी रिसेंटली आप देखेंगे हिस्ट्री की बुक से मुगल का जो चैप्टर है उसको हटाने की बात की गई, वो सब भी होता है। तो कई बारी ऐसा करिकुलम जिसको आप हटा देते हो जानबूझ के, वो भी आपका कैसा करिकुलम हो गया, नल करिकुलम हो गया, जिसको जीरो कहते हैं। तो इसको ऐड करने का बस ये मेरा पर्पस था कि अगर टाइप ऑफ करिकुलम आता है तो आप इजिली इनको देख सके। बहुत सारे सिमिलर नेम है, जैसे इम्प्लिसिट में हिडन नल दोनों आ जाएगा। कोर पाठ्यक्रम जो आपका होता है, जो सबके लिए कंपलसरी पाठ्यक्रम होता है, वो फॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना था। आज के सेशन में हम लोगों ने इतनी चीज़ें डिस्कस की हैं। आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों का लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जिनका भी एग्जाम है आप सबको ऑल द बेस्ट कहूँगी। अच्छे से तैयारी करिए एंड बी पॉजिटिव, डू योर बेस्ट। जितना अभी तक हुआ है कुछ भी नया मत पढ़ो, जस्ट डू रिविजन, गो थ्रू करिए और मस्त अपना एग्जाम दे करके आओ। एंड यू कैन ज्वाइन Telegram group as well for this PDF and all the PDFs you can read it later। अभी भी जिसका भी एग्जाम बाद में है वो लोग देख सकते हैं। एंड गिव योर फीडबैक एज वेल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे RRB की तैयारी कर रहे हैं। एंड इन केस इफ यू नीड एनीथिंग, इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग, लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।